अस्सलाम वालेकुम, you're watching खुलकर बोल, दिस इज एनी खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरुआत में बात करेंगे मोहसिन नकवी। सेनेटर, वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हुकूमत के लिए इतने कीमती क्यों बन चुके हैं, उसके साथ कुछ बात करेंगे फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से। तो नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया बन चुका है। नून लीग की सीनियर लीडरशिप एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही है। एहसन इकबाल कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की गलती है। शाहिद खान जो खाकान अब्बासी है वो रद्द-ए-अमल में कहते हैं कि ये एहसन इकबाल की इसके अंदर मिस्टेक थी। उसके बाद कुछ बात करेंगे खुद को पंजाब की मां कहने वाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शाही प्रोटोकॉल। उनकी गाड़ी की जद में आकर एक नौजवान बच्चा जिंदगी की बाजी हार चुका। लास्ट में खैबर पख्तूनख्वा की भी कुछ बात करेंगे कि किस तरह बंदर बाट की जा रही है, ओहदों की बगैर मेरिट के तकर्रियां भी की जा रही हैं। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सलमान अनीस, बशारत राजा, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन करी हैं सफीना खान, उमर दराज गुंदल। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले सलमान अनीस साहब, आपकी तरफ आऊंगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अगर मोहसिन नकवी हुकूमत के जामिन है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, सुलह कर लेनी चाहिए। क्या समझते हैं आप, मोहसिन नकवी इतने इंपॉर्टेंट कीमती क्यों हो चुके हैं हुकूमत के लिए? देखें, बात यह है यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हुकूमत के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जब वो ऑपरेशंस के अंदर होते हैं और उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं तो गो गेटर्स टाइप के, फायर फाइटर टाइप के, पीपल हु हैव ज़ीरो इंटरेस्ट और ज़ीरो बैकग्राउंड, वो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हमने पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखे हैं। आप तो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रही हैं, इस मुल्क के अंदर तो आपको पता है वज़ीर आज़म तक जो है वो इम्पोर्टेड होते रहे हैं। उनको शायद खुद भी नहीं पता था कि वज़ीर आज़म बन जाएंगे। एंड हालिया आपको पता है कि जो हमारा केयर टेकर सेटअप रहा है उसके अंदर भी मामला जो है वो बहुत डिफरेंट रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट ऑफ थिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इट हैज़ ऑलवेज हैपेंड दैट वे। सेकेंडली देखें, अब मोहसिन नकवी साहब की भी ज़रा अगर बात करें तो ही इज़ अ वेरी वेल वर्स्ड पर्सन। उनका अपना एक पूरा फॉरेन एक्सपोजर है, एक पूरी इंटरनेशनल लॉबी है जो उनके साथ खड़ी होती है। ज़ाहिर है वो एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड के आदमी हैं, बहुत सारे मामलात को, सियासत को, पाकिस्तान के बैरून मुल्क के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसी वजह से उनको तैनात किया गया था। बहुत से सर्कल से जो है उनकी वो जो तारीफ़ें थी वो की गई थी और इसी की वजह से वो उस पोजीशन के ऊपर आए और जिस पोजीशन के ऊपर वो रहे, यानी चीफ मिनिस्टर जो शिप उनको मिली, उसके अंदर आई थिंक ही हैज़ परफॉर्म्ड एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर वेल विशर्स एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। उसके अंदर सेनेट की सीट उनको जो है वो लेके दी गई है ताकि वो आगे आने वाली जो मुल्क की सियासत है उसके अंदर उनका किरदार माइनस ना हो। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी साहब नॉट दैट ओनली दैट ही इज़ हियर, ही इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ही इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि शुक्र करें वजीर दाखिला के मान गए, वरना वो वजीर आज़म भी बन सकते थे। जी बिल्कुल बन सकते थे। और वही देखें, एनी लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। अगर कोई शख्स ऐसा है जो आपको डिलीवर करके दे रहा है या उसके ऊपर उस किस्म का कोई कदगन नहीं है कानूनी या बाकी मामलात के अंदर, तो व्हाई नॉट, व्हाई शुडंट वी सपोर्ट अ पर्सन हु इज डूइंग अ फाइन जॉब एंड हु इज गेटिंग द जॉब डन फॉर एवरीवन, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या आपके ब्रिज के तौर के ऊपर वो काम कर रहे हों या वो एस्टैब्लिशमेंट के बीच में या ब्यूरोक्रेसी के बीच में अगर एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं तो ही इज मोर देन वेलकम। जिस किस्म का मैस हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ है, दे नॉट मेनी पीपल हु आर विलिंग टू टेक अप द जॉब। आपको सही। बशारत राज साहब, आप मुत्तफिक हैं सलमान अनीस साहब की बात से? अगर तो मोहसिन नकवी अच्छी ऑप्शन है तो फिर पार्लियामान की जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी क्या वक़्त होगी? इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत पड़ी फिर? बहुत शुक्रिया। यानी मैं जब सलमान अनीस साहब ये बता रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब उनके इंडस्ट्री वो कह रहे थे कि उनके कनेक्शंस हैं, सारा कुछ है। यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर यस बास की बात चलती है। जो यस बास कहता है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि पिछले 76 साल से यहाँ पर जो हुकूमतें बना रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, ये उनके बंदे हैं। इनसे पूछे अनीस साहब से कि नून लीग कहाँ खड़ी थी। नून लीग ने इनको पंजाब में हाथ बंद कर जो है वो उस तरह टिकट दिए, उस तरह वोट दिया जिस तरह सेनेट में उन्होंने जनरल बाजवा को, असम्बली में जनरल बाजवा को हाथ बंद कर जो बावजू होकर वोट दिया था उनकी मुद्दत मुलाजमत की तोसी करते वक्त। ये सारी बात उधर की है। ये यहाँ की ये बाकी बातें जो है ये फ्रोई बातें हैं कि उनके बड़े तल्लक है। यहाँ यस बास वाली बात चलती है। मुझे याद आ रहा है कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में बलूचिस्तान के एक वज़ीर आला थे, जाम कादर नाम था उनका, तो वो कोई कहीं गड़बड़ कर रहे थे तो जाम कादर साहब एक दफ़ा गए कोयटा गए ज़िया-उल हक साहब, तो उन्होंने जाम कादर साहब से कहा कि उनसे मिले तो उनसे कहा कि जाम साहब क्या मुझे कुछ आवाज़ें आ रही है? तो उन्होंने कहा जी कि एक ऊपर ज़ात अल्लाह की और नीचे आप है, तो सारा कुछ जिस तरह आप चाहेंगे। उसके बाद जाम कादर साहब फिर वज़ीर आला रहे बड़ी मुद्दत तक। यहाँ पर वही सिलसिला है। अनीस साहब से मैं इत्फाक नहीं करता हूँ कि यहाँ पर जो यस बास कहता है, जो उनकी बात को मानता है, वो आइनी हो,
वो गैर आइनी हो, जिस तरह भी हो वो कंटिन्यू सही। करता है अच्छा उसको। सफीरा, आपका मौकफ लूंगी। मोहसिन नकवी जो कि किसी भी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं, उनकी मुलाकातों के हवाले से आप क्या समझती हैं, उनकी खिदमात का सिला दिया जा रहा है उनको? अनी थैंक यू सो मच। मोहसिन नकवी को आप लोग उसी दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेना चाहिए था जिस वक्त हमारे आर्मी चीफ खाना काबा के अंदर से निकल रहे थे और उनके पीछे पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन उनको इंजेक्ट किया गया है इस सिस्टम के अंदर। वो पहले भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते रहे हैं गाहे बगाहे। शायद वो आम पब्लिक की नजर में उस तरह से हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन जब ये हुकूमत जाती है और दूसरी आती है तो उसमें उनका इंपॉर्टेंट होना अपनी जगह पर कायम था। जब वो आके लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं उनके ऑफिस में, तब से पता लग जाना चाहिए था कि उनका बहुत ही अहम रोल आने वाला है। और एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि वो जो उनको प्यारा है वही उसका रोल होगा। पाकिस्तान की सियासत में कौन है जो उनका प्यारा नहीं बनना चाहता है? जो प्यारा नहीं बन पाता है वही रोता है। जब वो इक़्तिदार से निकाल दिया जाता है तो वही दोबारा उनका प्यारा बनने के लिए रोता है। पाकिस्तान की आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई इलेक्टेड है या नहीं इलेक्टेड है। उनको ये गर्ज है कि अगर कोई शख्स डिलीवर कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम को परफॉर्म करके दे रहा है, तो पाकिस्तान की आवाम के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। क्या मोहसिन नकवी के निकाले जाने के लिए कोई आपने सड़कों के ऊपर एहतजाज देखा? क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट देखी आपने कि क्यों इनको इंजेक्ट किया गया? जब ये सियासतदान हमारे इसी सियासत के हिस्से में इंजेक्ट किए जा रहे होते हैं तो तब सबको काबिल कबूल होते हैं, लेकिन जब ये अवाम या हमारा सिस्टम इनको उखाड़ रहा होता है तब इनको तकलीफ हो रही होती है। तो जब ये खुद इंजेक्ट किए जा रहे हों तो सब ठीक होता है, जब कोई दूसरा इंजेक्ट हो रहा हो तो तकलीफ होती है। मोहसिन नकवी से हमें कोई ऐसी बैर नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, पाकिस्तान में एक अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब में उन्होंने अच्छा डिलीवर किया। अब शायद हमारे सिस्टम को लगा कि ये हमारे सिस्टम के अंदर रहकर हमारे लिए मजीद काम आ सकते हैं, तो इसलिए वो हमारी सियासत के अंदर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े ओहदे पे तो शायद ना नजर आए जैसे पीएम की कुर्सी, लेकिन और बहुत सारे अहम ओहदों पे ये नजर आते रहेंगे। सही। अच्छा उमर, आप लाहौर से हैं, मोहसिन नकवी भी लाहौर से हैं, मीडिया बैकग्राउंड भी है उनका। क्या समझते हैं कौन सी गिदड़ सिंगी है मोहसिन नकवी साहब के पास कि इतनी पोस्टें भी ले ली, एडजस्ट भी हो गए निगरान के बाद भी? पहले तो मेरा इस सिस्टम से और इस मुल्क से एहतजाज रिकॉर्ड करें कि इस ममलकत खुदादाद को इतनी देर बाद पता चला कि ये जो हीरा है, ये जो जौहर शनासी हमने की है, बड़ी ताखीर से की है। मेरा इसके ऊपर बड़ा पंजाब का लाहौर से होते हुए मेरा एहतजाज रिकॉर्ड करें कि वो लाहौर में रहे। ये वजीर आला हाउस उनका जो ऑफिस है ये बिल्कुल जे रोड के ऊपर कोई ज्यादा उसमें डिस्टेंस नहीं है। अब रही बात कि उन्होंने डिलीवर किया, क्या किया पंजाब में, मैं आपको बता देता हूँ क्या डिलीवर किया है। डिलीवर ये किया है जनाब कि गंदम इंपोर्ट की, गंदम पूरे साल का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इस वक्त जो पंजाब के किसान है वो रुल रहा है। डिलीवर ये किया है कि लाहौर के अंदर उन्होंने पूरे लाहौर को एक बार उखाड़ा। मिसाल के तौर के ऊपर जो अंडर पासेस है वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनकी जरा दोबारा प्लस्तर हुए, उसमें लाइटें शाइटें लग गई, तो जनाब ये डिलीवर हुआ। डिलीवर ये हुआ कि सबसे बड़ा जो सियासी घराना है चौधरी बरादरान का, उनको तकसीम कर दिया। डिलीवर ये किया कि उनके होते हुए मुल्क के साबिक वजीर आजम के घर का दरवाजा तोड़ा गया। उन्होंने डिलीवर ये किया है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। पंजाब पुलिस लोगों के घरों तक गई। वही पंजाब पुलिस जो भावलनगर में गई, तो घरों में छापा मारना भी गलत होता है। ये उन्होंने डिलीवर किया। अब रही बात कि लोगों को इससे कंसर्न होता है कि नहीं होता, जी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नहीं जनाब ऐसा होता ना जनाब, तो इस मुल्क में मार्शल लॉज आए तो हमें यही बताया जाता था कि बबल है, ये देखा आपने इकोनॉमी कितनी पाकिस्तान के लोगों ने उठा के बाहर फेंका, फर्क पड़ता है। मुझे बताइए कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी पंजाब में आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो अकाउंटेबल अपने आप को समझते ही नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर दस्ते शफकत जो भी है, मुझे नहीं उसका इल्म, मैं इतनी ना मेरे में हिम्मत है कि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं, लेकिन उस दस्ते शफकत के अलावा क्या कॉम्पिटेंसी है उनकी जिसकी बुनियाद के ऊपर पता चल रहा है कि वो ये भी करेंगे वो भी करेंगे। असल बात ये है कि आप ये काम करके इस सिस्टम की हैसियत बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इस मुल्क में कॉम्पिटेंसी जरूरी नहीं है, इस मुल्क में ड्यू प्रोसेस जरूरी नहीं है। आपके लिंक्स जिनको आप कह रहे हैं सबको पता है। देखिए ना, अगर वो इतने ही कॉम्पिटेंट हैं, पंजाब में इतना ही डिलीवर किया है, तो आ जाए लाहौर में। ये भी जिमनी इलेक्शन हो रहा है, लाहौर में एक जिमनी इलेक्शन लड़ लेते जनाब। जिस हल्के से लड़ना चाहते हैं लड़के, वो कौंसल भी मुंतखब लाहौर से नहीं हो सकते। आप लोग कहते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं, ये सिर्फ बातें हैं। और ये जो सारी मीडिया मैनेजमेंट है, हमें अंदाजा है कि पिछला एक साल कैसे पंजाब में चीजें चली हैं और कैसे पोर्ट्रे किया गया है। ये पूरा एक प्रोजेक्ट था, उसी तरह जैसे आप कहते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ था, फलां प्रोजेक्ट था, मोहसिन नकवी भी प्रोजेक्ट थे। और मैं उसकी एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ तरीके साहब, आप गुजरात के रिजल्ट्स निकाल लें इलेक्शन के, वहां पे आबिद रजा कोटला वाले
तहरीक इंसाफ से तो ताल्लुक नहीं है। वो किसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि गुजरात के इलेक्शन किसने मैनेज किया, क्यों किया, मुझे नहीं पता कौन सा उनका अजीज था, कौन सा हमजुल्फ है। चूंकि मेरा ताल्लुक उसी इलाके से है जहां पे उनके सुसर मारत साहब है, मुझे वो बैकग्राउंड भी उस चीज का भी पता है। उसके बाद जब राना सनाउल्लाह ये कहे कि उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो सिर्फ वजीर दाखिला बने हैं, वो चाहते तो वजीर। एक और बात है, मैं वही बात जो कह रहा था कि शुरू में मैंने कहा मेरा एहतजाज है, अगर इतने ही कॉम्पिटेंट हैं, अगर मुल्क उनके बिना नहीं चल सकता तो आपने उनको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया? जहां पे आपने एक साल तो चले नहीं, जो टेन्योर बनता था कॉन्स्टिट्यूशन उससे ज्यादा अगर आपने अनवारुल्लाह काकड़ को कर लिया है तो मोहसिन नकवी को भी बना लेते, आप लोगों से उनका इलेक्शन करवाते। लेकिन वो तो उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा, यानी वो बंदा इतना कॉम्पिटेंट है, मुस्लिम लीग नून ये भी ऑन करने को तैयार नहीं है कि वो हमारा सेनेटर है। पीपल्स पार्टी कहे हमारा सेनेटर है, हाँ वोट सबने दिया है, उन्होंने भी नहीं काबिल समझा इन सियासी जमातों को, और ये भी इस काबिल नहीं है कि बता सकें कि जनाब देखा ये हमारे हैं, और वो सबके हैं। हमें पता है कि कौन उनको तजवीज कर रहा था, कौन ताइद कुनिंदा था, कैसे पंजाब असेंबली में सब कुछ हुआ। ये ना करें, मेरे ख्याल से ये बुनियादी तौर पे बताया गया है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को कि हमारे यहाँ काम किसके पास। वो जो बार बार सब हुक्मरान बात कर रहे हैं, इवन मैं अभी नईमुर रहमान साहब की तकरीब हल बर्दारी में था, वो भी यही बात कर रहे थे। देखिए इस मुल्क में ये नहीं हो सकता अथॉरिटी किसी के पास हो, सामने इक्तदार जो है वो किसी के पास हो। प्रॉब्लम यही है, और मोहसिन नकवी ने बताया है कि असल में वो असल इक्तदार सही पॉइंट टेकन ओवर। सही। सलमान अनीसा, फैजाबाद धरना के ऊपर नून लीग की अगर बात की जाए तो एहसन इकबाल सारा मलबा शायद खाकान अब्बासी के ऊपर डाल रहे हैं, क्या समझते हैं आप कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं इसलिए बरी जमा हो रही है नून लीग उनसे? मैडम बात यह है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब यहाँ पे साहिब किरदार कौन है? ये जिस तरह बात कर रहे हैं उमर साहब के कॉम्पिटेंसीज़ की, पिछले 76 सालों के अंदर आप कॉम्पिटेंट लोग लेके आए हैं, पिछले 76 सालों के अंदर ये कॉम्पिटेंसी थी चल रही जो इस मुल्क का ये हाल हुआ हुआ है, तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। पीपल हैव ऑलवेज बीन कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नया फिनोमेना नहीं है। कितना डिलीवर किया कितना नहीं किया उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। जिस तरह अब ये आप ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं, अब देखें ये इररेलेवेंट है कि किसने दस्तखत करवाए थे नहीं करवाए थे, पहले पढ़वाया था एग्रीमेंट नहीं पढ़वाया था, वही जो बात है जिन्होंने भेजा था उन्होंने भेज दिया था, उन्होंने डिक्टेट किया, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने साइन करना था, इन्होंने साइन करके बाकी सारी चीज़ें आगे निकाल दी। अब वो बाल की खाल आप निकालते रहें, बैठे रहें, उसको बिलोते रहें। जिस तरह मैंने कहा कि ये चीज़ सारी की सारी इररेलेवेंट है। व्हाट इज़ रेलेवेंट ओवर हेयर, व्हाट आई कैन सी अपेरेंटली इज़ कि आप आज के दिन की एक और बहुत बड़ी जो है वो शय सुर्खी थी, हमने शायद उसको मिस कर दिया। वो ये थी कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने मुकदमा किया है जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर और उनको शरीक बनाया है, और उसके साथ साथ 6 और भी अफसरान हैं, और उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और उसकी इंक्वायरी आर्मी ने खुद खोली हुई है। तो देखें जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उनको थोड़ा सा एक्नॉलेज भी करना चाहिए, अगर अप्रिशिएट ना भी करें तो। और वो ये है कि अगर एक अकाउंटेबिलिटी की एट द फेस ऑफ इट ही कोई लहर चली है तो कम से कम उसके ऊपर बात करें और उसको उस अमल को जो है वो चलने दें। दूसरी चीज़ जो रिफ्ट की बात हो रही है विद इन नून लीग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हमेशा से रिफ्ट होती रही हैं। क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफ्ट नहीं है? बिल्कुल है। बड़े बड़े सियासतदान आपस के अंदर बैठते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। उसमें 4 पॉलिटिशियंस एक तरफ निकलते हैं, वो एक चीज़ से एग्री करते हैं, 4 दूसरी तरफ निकलते हैं, वो उससे डिसएग्री करते हैं। लेकिन पार्टी का ओवरऑल नैरेटिव क्या है या पार्टी का ओवरऑल जो उस बयानिया है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, और वो हमेशा से क्लियर है। ये सही। बशारत राजा साहब का भी पॉइंट ले लूं। बशारत साहब, आप कोर्ट भी देखते हैं, रिपोर्ट जमा कराई गई, नून लीग अभी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है, क्या समझते हैं आप कि वाकई एहसन इकबाल जो कहते हैं कि मुआहिदा पहले बना, वजीर आजम के बाद में दस्तखत हुए, वजीर आजम इतने लाइल थे सारी रिपोर्ट से? अब देखें यानी ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जब इस पर टेकअप किया, सोमोटो लिया था, उस वक्त जस्टिस मुशीर आलम उसके बेंच के सरबराह थे, और उस वक्त जो फैसला लिखा था चीफ जस्टिस ने लिखा था, जिस तरह ये अनीस साहब, सलमान अनीस साहब फरमा रहे हैं ना कि अहसन इकबाल और शायद खाकान अब्बासी के दरमियान बहुत से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हें याद होगा सलमान अनीस साहब को कि जब नवाज शरीफ की पेशी थी यहाँ पर G11 में, एहतसाब अदालत में उस वक्त, तो ये वही वज़ीर दाखिला थे उस वक्त जब इन्हें रेंजर अंदर नहीं जाने दे रही थी, तो ये बेबसी का इज़हार कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि आई एम नॉट पपट इंटीरियर मिनिस्टर, मैं इस मुल्क का वज़ीर दाखिला हूँ। आप यानी इनके नून लीग के बयानात उठाकर देखें, जब धरना हुआ था उस वक्त से लेकर और आज तक जब ये कमीशन बना था उस वक्त तक इनके बयानात उठाकर देखे, ये क्या कह रहे थे, किसने करवाया, क्या हुआ। लेकिन जब ये कमीशन बना, इंक्वायरी कमीशन बना, तो उसके बाद कुछ भी नहीं निकला।
और चीफ जस्टिस साहब, आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, मेरे लिए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि जब 6 जजेस ने ख़त लिखा तो चीफ जस्टिस साहब ने थ्रू अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर एक अर्जी पेश की कि मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उनसे मुलाकात की। फिर शाम को प्रेस रिलीज़ जारी हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा गया, उस प्रेस रिलीज़ में ये लिखा गया कि जो फैज़ाबाद धरने का जो फैसला आएगा जो इंक्वायरी कमीशन का, उसको मिन उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से एज इट जो फैसला आएगा कमीशन की तरफ से जो आएगा उस पर अमल दरामद करवाना है। मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इस फैसले में जो इंक्वायरी कमीशन ने जो दिया है उसमें तो शहबाज शरीफ को ही उन्होंने कटारे में लाकर खड़ा कर दिया और पंजाब हुकूमत को लाकर खड़ा कर दिया कि ये जब तहरीक लब्बैक वहाँ से चली थी पंजाब से तो उन्होंने रोका नहीं है। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस पर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के उनके उन अहकामात की रोशनी में जिस तरह ये प्रेस रिलीज जारी हुई थी। सफीना, फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, क्या समझती हैं जो शहबाज हुकूमत है उनके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं या हुकूमत के खात्मे का आगाज इसी रिपोर्ट से होगा? बिल्कुल दुरुस्त फैसला आया है। जो भी कमीशन में लिखा गया है वो उस वक्त के वजीर आला डेफिनेटली जिन्होंने पंजाब के अंदर उस तमाम धरने के शुरका को जो है बाहिफाजत इस्लामाबाद के अंदर एंटर किया, उस वक्त के जो भी हमारे एहसन इकबाल थे, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो एडमिट कर रहे हैं कि उसमें हमारी कोई भी एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी और अगर थी भी तो उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो हुकूमत के बिहाफ पे दी जा रही थी। तो हमें सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ हमें कोई पसंद नहीं है इदारा तो हम उसके ऊपर तनकीद बराए तनकीद करते रहें, मुझे इसमें कोई शौक नहीं है कि मैं सिर्फ तनकीद, जब उस वक्त के हुक्मरान खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये उनका कसूर ही नहीं था, ना ही वो इन्वॉल्व हुए थे, तो फिर मैं और आप हम अजम्पशंस के ऊपर ही बात कर सकते हैं कि नहीं नहीं वही थे क्योंकि ये डरे हुए थे तो लिहाजा इनकी ताकत नहीं है। अगर ये इतने ही डरपोक है ये सियासतदान हमारे, तो क्यों आते हैं इक्तदार में, अपने घरों में क्यों नहीं बैठते हैं? जब इनके पास असल इक्तदार आ जाएगा तभी आ जाए, लोगों को रूल कर ले। जब इनको लगे कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी आ गई है उस वक्त आके रूल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के पास चांस था उनकी पार्टी के पास कि वो आए, वो हुकूमत में बैठे, लेकिन नहीं बैठे। अब आप वो सिर्फ ये कह देना कि जी ये फॉर्म 47 के आ गए हैं लोग, फॉर्म 45 के नहीं आए हैं, तो आपके पास चांस था, आप नहीं आए। पाकिस्तान को ऐसे तो नहीं चलने दिया जा सकता ना, क्योंकि आप नहीं हुकूमत में आना चाहते तो पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं बना सकते। हमने बचपन से एक ही देखी थी कि शहबाज शरीफ साहब अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी हमने तो यही परफॉर्मेंस देखी थी कि सुबह सुबह पहुंच जाना, छापे मारना, पुल कहां बन रहा है, सड़क कहां बन रही है, वहां पहुंच जाना, इसी को परफॉर्मेंस कहते हैं। पाकिस्तानियों ने असल परफॉर्मेंस तो आज तक देखी नहीं इन सियासतदानों की। तो जो इन सियासतदानों ने सेट किया हुआ है क्राइटेरिया, उसी क्राइटेरिया को देख के मैं कह रही थी मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक किया, वो तमाम क्राइटेरिया में वो टिक किए, उनके तमाम बॉक्सेस ने टिक किया जो पिछले हम हुक्मरानों को देखते आए थे। अभी मरियम नवाज शरीफ साहब पंजाब की वज़ीर आला क्या कर रही है, वो भी वही एफिशिएंसी दिखा रही है जो उनके चचा करते आए, जो मोहसिन नकवी ने किया। तो व्हाट्स न्यू? नथिंग। ये सियासतदान सिर्फ क्योंकि पहले वक्त में ये होता था क्योंकि मीडिया इतना वोकल नहीं था, लोगों के घरों में छोटे छोटे टीवी फोन नुमा नहीं थे, लोगों को पता नहीं चलता था लोगों की परफॉर्मेंस का, उनको मैनेज करना बहुत आसान था क्योंकि एक बड़ा डिब्बा पीटीवी की सूरत में होता था। अब हजारों टीवी चैनल, हर घर में 10-10 लोगों के पास फोन है, खबर रोकी नहीं जा सकती है। तो अब परफॉर्मेंस को जज करने का क्राइटेरिया जो डिफरेंट हो चुका है। पाकिस्तान में असल जमहूरियत क्या है लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता है, लोगों को सिर्फ ये पता है हमारे मोहल्ले की नाली बना दी जाएगी। वजीर आजम का काम जो है वो तंदूरों के ऊपर खड़े होकर, या वजीर आला का काम छापे मारना नहीं है, ये काउंसिल लेवल के लोगों का काम होता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को अवेयर ही नहीं किया गया कि उनके राइट्स क्या है, उनकी राइट्स के लिए काम क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर, ये वजीर आला का काम है लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, लोगों को सेफ एजुकेशन, सेफ्टी, कानून। लेकिन नहीं, आप लोगों ने वजीर आला का काम है कि नानों के ऊपर जाके छापे मारना, ये नहीं है। सही, यानी वजीर आजम का काम है सिर्फ कानून साजी करना, इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उमर एहसन इकबाल के मुताबिक मुआहिदा पहले बना और वजीर आजम के उसके ऊपर जो है वो बाद में दस्तखत हुए, तो आप क्या कहेंगे मुआहिदा बनाया किसने? वजीर आजम क्या वाकई लाइन थे सारे मुआहिदे से? अच्छा, जिस तरह शायद खान अब्बासी शहबाज शरीफ को मशवरा दे रहे थे ना कि अगर आप अपने वजीर नहीं लगा सकते तो आप इस्तीफा दे दें, शायद खान अब्बासी भी उतने ही बाइख्तियार वजीर आजम थे जितने शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ भी उतने ही बाइख्तियार वजीर आजम है जितने इमरान खान थे, और इमरान खान भी उतने ही बाइख्तियार वजीर आजम थे जितने नवाज शरीफ है। यहाँ तक तो बात हो गई ठीक। अब जिस तरह सलमान भाई ने बात की और फिर सफीना बात कर रही थी कि देखे ना ये सियासतदान आते ही नहीं है, आप मेहरबानी करें ना इस कौम को सियासतदान लाने दे जरा। इमरान खान को आप ही ऑन करते हैं ना कि आप लेके आए हैं, नवाज शरीफ को आप ऑन करते हैं ना आप लेके आए हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को आप ऑन करते हैं ना कि आपकी काबीना में वो लेके आए थे।
जरा इस मुल्क को लाने तो दे, जरा इस मुल्क के छोड़ देना आप सियासत, इस मुल्क की कौम को सियासत करने दे जरा। फिर ये तो वही बात है ना, एक बच्चे को दे, पहले उसको कहे इस ये जो साइकिल बच्चा चलाएगा ना, ये मैं लाऊंगा, फिर वो बच्चा साइकिल सही ना चलाया, आपने कहा देखा ये बच्चे को साइकिल चलानी ही नहीं आती, इसे साइकिल वापस ले लो, ये बच्चे का कसूर है। और रही बात इस कौम की, अवाम की, इस कौम को अपने हुकूक का भी पता है, इस कौम को शऊर भी है, और उसकी मैं मिसालें आपको देता हूं। मैं आपको मिसालें देता हूं 8 फरवरी की। पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया इंतखाबी निशान ना हो, जिसको वोट देना चाहे वो वोट दे सकते हैं। इस मुल्क के लोगों ने जब जब मार्शल लॉ लगा, इस मुल्क का आइन टूटा, तो वो खड़े हुए और उन्होंने पुरअमन तहरीकों के जरिए उस मार्शल लॉ को वापस भेजा। ये मुल्क बनना इस कौम की इस बात की निशानदही है कि ये खित्ता, ये मुल्क बाशऊर है। अब जो हमारे ऊपर लोग हैं, ये जो हुकूमत ये बनी या कोई और हुकूमत है, उसको पाकिस्तान के लोगों ने दिया। पाकिस्तान के लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया वो बरसर इख्तिदार नहीं आई। इस मुल्क में जिस लोगों ने 71 के अंदर जिस पार्टी को वोट दिया था, आपने उसको नहीं आने दिया, आपने मुल्क तोड़वा लिया, उनको नहीं आने दिया। आज भी कह रहे हैं कसूरवार कौन है? सियासतदान है। अच्छा, अगर वो सियासतदान फिर कहें जिस तरह मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं थे हुकूमत बनाने में, फिर क्या पैगाम जाते हैं कि विक्ट्री स्पीच करें, ऐलान करें, वरना केसेस खुल जाएंगे, वरना ये सिर्फ एक गुजारिश है, इस मुल्क को नॉर्मल चलने दो, इस मुल्क का सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनिक तरीके से चलने दो। यानी मुल्क के सिस्टम को नॉर्मली चलने दिया जाए। नाज़रीन, ब्रेक का यहाँ पे कहा जा रहा है, उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज जो है ना वो उमर साहब की बात के ऐड कर दूं कि जी बिल्कुल कौम को अपॉर्चुनिटी दी गई थी। 2018 के इलेक्शन के अंदर असद उमर साहब भी आए थे, उस्मान डार साहब भी थे, यही सारे के सारे लोग थे, और 6 महीने के बाद असद उमर साहब को हटा दिया गया था बिकॉज ही कुड नॉट मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। तो इट्स नॉट लाइक कि पीपल हैव नॉट बीन गिवन अपॉर्चुनिटी, दे वर गिवन अपॉर्चुनिटी, दे डिड नॉट परफॉर्म। ये कॉम्पिटेंस का भी इशू रहा है। बशार साहब, अभी ब्रेक का वक्त होगा, ब्रेक के बाद हम यहाँ शुरू करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर ऑपोजिशन का किरदार भी अदा किया है। वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगले जो टॉपिक है उसकी तरफ जाने से पहले बशारत राजा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते थे पाकिस्तानी अवाम को शऊर के हवाले से, और दूसरा फैजाबाद धरना केस पर। जी, मैं वो सफीना कह रही थी कि पाकिस्तानी अवाम को शऊर नहीं है। मुझे नहीं पता कि 2024 के जो अभी इंतखाबात हुए, ये सफीना पाकिस्तान में थी या नहीं। यहाँ पर अगर आप जाते तो यहाँ की आवाम अब टूटी सड़कें, खंभे की बात नहीं कर रही थी, वो कुछ और चीज़, अपना हक मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा जो आइन हमें हक देता है उसके मुताबिक उन्होंने वोट डाला। उमर दराज गोंदल दुरुस्त बात फरमा रहे थे कि यहाँ पर वो उनका इंतखाबी निशान नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उन लोगों ने जिसको तहरीक इंसाफ हमायत कर रही थी उन लोगों को ढूंढ कर एक लंबी लिस्ट लगी हुई थी। फिर ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि किसी को अगर फाख्ता का इंतखाबी निशान मिला तो उसे मिलता जुलता किसी और बंदे को भी दे दिया, लेकिन लोगों ने फाख्ता को ढूंढ कर जो है वो उस पर मोहर लगाई है। ये पाकिस्तानी अवाम का ये शऊर की आला तरीन एग्जाम्पल है। और दूसरा, जिस तरह उमर दराज गोंदल कह रहे थे कि पाकिस्तान सही, बशार साहब पॉइंट आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी हमने पढ़ना है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत ने खिताब भी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली दफा खुलकर अपोजिशन का किरदार भी सामने आया। क्या समझते हैं सलमान अनी साहब, जो इल्जाम लगाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आसिफ अली जरदारी क्योंकि पार्टी की सदारत उन्होंने नहीं छोड़ी तो हम उनको सदर नहीं मानते, वो गैर आइनी सदर हैं? हाय एनी, मासूम लोग हैं। मैं आपके पास आने से पहले ना वो गाड़ी के अंदर गाना सुन रहा था, साड़ी ज़िंदगी है ठा बली है, सानू ऐरे गैर दीनी परवाह बली है। तो पीटीआई की पूरी सियासत इसी एक गाने की जो है ना वो फिलॉसफी के ऊपर बेस करती है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, इनकार की सियासत है, इंतशार की सियासत है, अहंकार की सियासत है, मैं ना मन्नू वाली सियासत है, मैनू वजीर आजम बढ़ाओ तो मैं मन्नू गल वाली सियासत है। तो देखें ऐसे नहीं चलता, आप मानते हैं या नहीं मानते। अब राजा साहब के साथ बसत एहतराम, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ बात यह है कि देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोगों का प्यार अपनी जगह के ऊपर है और वो पसंदीदगी अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को देखें। आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं इस मुल्क के, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम हैं। आप माने ना माने उससे हकीकत चेंज नहीं होगी। पीपल हु शुड बी इन दी ऑफिस और आर देयर इन दी ऑफिस आर देयर इन दी ऑफिस। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। और जो ये बात है देखें, सारी चीज़ें एक ही तरफ जाती हैं और वो ये कि इट्स हाई टाइम दैट वी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अब जो जिन बातों की तरफ सारे इशारा कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों के रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आज आपकी बात नहीं मानता। अच्छा, वैसे फिर जब ख़ुद ये इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे पंजाब असम्बली के अंदर 2022 के अंदर बिफोर द इलेक्शंस, विद द सेम मेंटालिटी कि हाँ आप इधर अब इलेक्शन करवाएं और उसके बाद फिर देखेंगे बाकी वफाक के अंदर क्या होता है। तो ये वही एक आपने सर्कस बनाया है, ये सर्कस है। आप इसको जितना मर्जी हुकूमत में प्रेशर डालने की उनकी एक स्ट्रैटेजी, प्रेशर टैक्स आप जितना मर्जी अरसा चाहें इसको
जारी रखना चाहें रख सकते हैं, कोई इसके अंदर ममानियत नहीं है। लेकिन क्या इससे कोई चीज़ चेंज होगी? क्या इससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी? नहीं आएगी। क्या गरीब आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं हमेशा कहता हूँ नहीं पड़ेगा। वो 16 रुपये की रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या करना है, इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे। वहाँ मैं नहीं मानता आपको सदर, इसके ऊपर अगर आपने सियासत करनी और बात करनी उमर है। का मैं पॉइंट ले लूं। उमर, आपका क्या पॉइंट है? अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं ना मानूं की पॉलिसी पे ही अमल पैरा है। उसकी वजह बड़ी सादा है। उसकी वजह यह है कि वो बात बड़ी सीधी कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि जनाब आप बताएं, मिसाल के तौर के ऊपर जब आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मिसाल के तौर पे मैंडेट चुराया, तो आतिफ खान कह रहे थे आप 5 हल्के बता दें कौन से खैबर पख्तूनख्वा के, हम वहां पे इलेक्शन करवा देते हैं, री इलेक्शन पे हम चलते हैं, फैसला करवा लेते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून बता सकती है कौन से 5 हल्के लाहौर के या पंजाब के वहां पे री इलेक्शन करवा लेते हैं? अब रही बात के कि मुस्लिम तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो इस तरह से है, उस तरह से है। क्या बिलावल जरदारी ने ये नहीं कहा था कि इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम है? तो क्या अब इलेक्टेड हो गए? वो भी तो नहीं मानते थे, वो भी तो यही कुछ कहते थे। ये सियासत होती है, ये होती रहेगी। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, क्या बिलावल की वालिदा मोहतरमा और जरदारी साहब की अहलिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसाक खान साहब के सामने गो बाबा गो का नारा नहीं लगाया था? ये होता है, ये पाकिस्तान की सियासत में आइंदा भी होता रहेगा। क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मानती थी? क्या पीपल्स पार्टी आईजीआई की हुकूमत को मानती थी? नहीं मानती थी। अब लेकिन असल बात लेकिन उमर, क्या पीटीआई अपने मुतालबात जो हैं या अपनी मुश्किलात सिर्फ नारे और शोर शराबा करके पार्लियामेंट में आवाम को बता सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, उनका हक था। आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर मुनफरिद वाकया हुआ। वो क्या था? आज मुनफरिद वाकया ये हुआ कि आज हमें वहां पे चीफ्स दिखाई नहीं दिए। उस तकरीब के दौरान जब सदर मुमलिकत खिताब कर रहे थे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लाहौर में मौजूद है, वो नहीं गए। थोड़ा सा पहले तो गए थे आइन की उस तकरीब के दौरान, लेकिन आज तो उन्हें बतौर चीफ जस्टिस जाना था, क्यों नहीं गए? उसकी वजह यह है कि वो नारे, वो एहतजाज, वो शोर शराबा, जाहिर है उसको बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। और फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अगर वो एहतजाज में, उनको लोगों ने मैंडेट दिया है, वो लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों को जिस बात के ऊपर उन्होंने वोट लिया है उसी बुनियाद की वो अक्कासी कर रहे हैं। और उसकी एक और मिसाल दे देता हूं। 21 तारीख को इलेक्शन है, पंजाब के अंदर है, लाहौर के अंदर है, बाकी जगहों के ऊपर है। आप होने देना इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने दे। शहजाद फारूक लाहौर में 119 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले उनके इलेक्शन ऑफिस के ऊपर छापा मारा गया है, साउंड सिस्टम उठा के ले गए हैं। मदनी साहब लंडा बाजार वाली साइड के ऊपर कैंपेन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। जनाब करने देना, आपको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ मैं ना मानू की सियासत कर रही है या उनके पास अवाम का मैंडेट है, इसीलिए उन्होंने अवाम की नफ्स के ऊपर हाथ रखा हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि हम सब रियलिटी से नजरें चुरा रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हकीकत से नजरें चुराते आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बिशारत राजा साहब इसकी तस्दीक करेंगे। अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा था आजादी इज़हार राय के उस सेमिनार के अंदर? हम 75-76 सालों से सच को छुपाते छुपाते इस नहज के ऊपर आ गए हैं। देखिए, असल बात वही है कि जब आप ऑफिस में आ गए हैं, वो किसकी मदद से आए हैं, किसकी खुशनुदी के साथ आए हैं, तो यू आर इन ऑफिस, यू आर अ बॉस, यू आर इन कमांड, तो वही हो रहा है। असल मसला ये है कि ये जो बैठे हुए हैं, आज जो बात उन्होंने की, मैं टीवी शो में तबसरा सुन रहा था, उन्होंने कहा देखिए वो इसलिए नहीं आए, उनका फॉर्म 47 वालों को तो उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया, जो आज सीटें खाली रह गई। सही। उमर, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, अभी सफीना की तरफ चलते हैं। सफीना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसिफ अली जरदारी को गैर आईनी सदर कहते हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि वो मुल्क को बहरानों से निकालते हैं। इस तरह कैसे समझते हैं, कैसे वो निकाल पाएंगे, किस तरह मसाइल का हल होगा? एनी जिस तरह से उमर ने जस्टिफाई किया है कि ये शोर शराबा नया नहीं है। इमरान खान साहब जब एज ए पीएम पार्लियामेंट के अंदर गए तो वो कह रहे हैं मुझे तकरीर नहीं करने देते क्योंकि ये शोर शराबा बहुत कर रहे हैं। तो बेयर करना, यस इट्स रियली हार्ड कि आप जब बैठे होते हैं, जब बोल रहे होते हैं, जब आपके सामने शोर शराबा हो रहा होता है तो वो उसको बेयर करना नामुमकिन होता है। तो शोर शराबा, अगर पीटीआई अगर ये समझती है कि सिर्फ और सिर्फ हम शोर शराबा करके अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रख सकेंगे तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। लोगों का ये परसेप्शन है इनके मामले में कि ये सिर्फ शोर शराबा करते हैं, ये डिलीवर नहीं करते हैं। तो अगर ये इन्होंने हुलिगन्स की तरह ही रहना है, उसी तरह से ही एक्ट करना है तो कीप डूइंग दैट। अब सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर चुकी हुई है, हमारी पीटीआई के लोग एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं।
तो फिर शोर शराबा क्यों? आप बैठ के जिस चीज के लिए आपको वोट दिया गया है, आप जिसके लिए पार्लियामेंट में आए हैं, उस पे काम करें, उस पे फोकस दें। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है, जहां आपको वोट मिल गया वो बाशऊर है। सिंध में आपको वोट नहीं मिला, बलोचिस्तान में आपको वोट नहीं मिला, आधे से ज्यादा पंजाब में आपको वोट नहीं मिला, तो यानी कि वहां शऊर की कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। तो आप ये भी तो ना एक्सेप्ट करें कि जी जहां आपको वोट डल गया वहां आपका शऊर है, जहां नहीं मिला वो जाहिल लोग हैं। तो पाकिस्तान का जो अवाम है ना, वो इसमें डिवाइड है, वो हर सूबे सही। के उमर, अंदर मैं हर आपकी किसी को तरफ भी कोई आती हूँ, चंद लेकिन मिला राजा जो साहब से represent पहले करे। जरा पॉइंट ले लें। राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रास रूट से पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें कर रही है और बातें भी ये हो रही हैं, क्या समझती हैं 9 मई के वाक़े के बाद स्ट्रीट पावर शो कर पाएगी पीटीआई? जी यानी जिस तरह सफीना कह रही थी कि सिंध में वोट नहीं मिला, बलूचिस्तान में वोट नहीं मिला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देना ना, जिस तरह उमर दराज गोंदल साहब बात कर रहे थे। मुझे एमकेएम की 17-18 सीटें बनती थी, नहीं, नेवर एवर। जिस तरह उनको दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें निश्चित उनको दी गई। बलूचिस्तान में जो सलार काकड़ के साथ हुआ, क्या हुआ वहाँ पर, वो ये तो महमूद अचकज़ई, बल्कि वो तो अख्तर मैंगल साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ पर उस बंदे को जितवा दिया गया जो बंदा सोया हुआ था घर, जो भी ड्रा हुआ था, जो इलेक्शन बलूचिस्तान की सियासत पे भी हम बात करेंगे। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रास रूट से बात कर रही है कि ग्रास रूट से पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाएगा। मेरी बात सुने कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा जो है वो तंजीम साजी पर बात किया करते थे, उस पर जोर दिया करते थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, यहाँ पर इनकी तंजीम साजी मजबूत नहीं है। नून लीग का भी यही अशर है, सिवाय एक जमात इस्लामी के, बाकी पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी। ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीम साजी की तरफ जा रही है और ग्रास रूट लेवल से वो उसको तंजीम साजी करने की बशर साहब 9 मई के बाद जो 9 मई हुआ उसके बाद स्ट्रीट पावर शो करेगी। जी, जो आप स्टेट पावर की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये 8 फरवरी को लोगों ने देखा, जो इसे बर्गर पार्टी कह रहे थे, बर्गर बच्चे कह रहे थे, ये लोगों ने देखा कि जिस तरह लोग घरों से बाहर निकले, उन्होंने वोट डाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्टेट पावर है और 9 मई के बाद वो, अब 9 मई का वाकई जो इंसिडेंट हुआ, उसके जब भी मौका मिला तो वो अपनी स्टेट पावर दिखाएगी। सही। उमर, आप अपना पॉइंट ऐड कर लें। अच्छा, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इस हवाले से 9 मई वाली बात भी करूंगा, जो सफीना साहबा भी कह रही थी कि वो उनके बारे में परसेप्शन ये है कि वो डिलीवर नहीं करते, लेकिन वो दूसरी तरफ ये कहती हैं, जिस तरह शुरू में कह रही थी, देखिए ना, अगर उन्होंने कह दिया वजीर आजम ने कि हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, फलां की इन्वॉल्वमेंट नहीं माननी चाहिए, ये कौन तय करेगा कि कौन डिलीवर करता है, कौन डिलीवर नहीं करता? मैं आपको बता देता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कुछ 3 हुकूमतें दिखा दें जो मुसलसल आई हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, मैंडेट दिया। हमने पंजाब में, पाकिस्तान में देखा कि यहाँ पे पूरा सिस्टम काम कर रहा था। उस सिस्टम के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो है जिसको पीटीआई जिसको बैक कर रही थी। कराची की मिसाल जिस तरह बेचारा राजा दे रहे थे, आपने वो ऑडियो सुनी थी मुस्तफा कमाल वाली? वो कह रहे थे पीपल्स पार्टी ने पैगाम दिया कि एमकेएम की जो सीटें हैं वो मैंडेट आपको 100% जाली है। कह रहे आप हमारा 100 है तो आपका 200% जाली है। दूसरा बात यह है कि 9 मई का तहरीक इंसाफ के या वोटर के या जिस बंदे का 9 मई से ताल्लुक नहीं है, उसके सियासी हक से या उसके उस फ्रीडम से कैसे आप जोड़ सकते हैं? जो लोग कल्प्रेट हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उनको ट्रायल कर रहे हैं, आप जरूर करें, कोई ये नहीं कह रहा ना करें। सही। उमर, आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा की कि वो तीसरी दफा वहां पे जमात जो है वो बरसरे इख्तिदार आ चुकी। अली अमीन गंडापुर खुद 10 साल जो बदतरीन कारकर्दगी है उसका एतराफ भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा भूल गए कि उनकी अपनी गवर्नमेंट आ गई है फिर तीसरी। अच्छा सफीना, अगर आप काउंटर करना चाहें उसके बाद ब्रेक की तरफ चलना। प्लीज, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो यही तो मैं कह रही हूँ, पाकिस्तानी अवाम के अंदर शाऊर नहीं है। आप जिद में पाकिस्तानी वोटर जो है वो वोट दे देता है, लेकिन जो असल उनके हक है उसका उनको कोई पता नहीं है। एक ही पार्टी को बार बार लाना, फिर तो ये नून लीग भी बार बार आती रही है, चौथी दफा इख्तियार में आ गई है, तो उनके भी वोटर है, वो भी शाऊर है। फिर तो आप ये देखें कि वोट दे देने के बाद वोट की अकाउंटेबिलिटी करना अवाम का राइट होता है कि जिसको वो वोट दिया गया क्या उन्होंने डिलीवर किया है। सिर्फ जिद की वजह से आपने एक शख्स को वोट देना है तो वो एक सेपरेट चीज है, वो फिर वो आपका शाऊर नहीं है। सही पॉइंट टेकन सफीना। ब्रेक का यहाँ पे वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आके इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज जो खुद को पंजाब की मां कहती हैं, उनके शाही प्रोटोकॉल की वजह से गाड़ी की जद में आकर एक नौजवान जान की बाजी हार चुका। सलमान अनीस साहब, एक तरफ तो कहा जाता है कि प्रोटोकॉल नहीं लिया जाएगा, दूसरी तरफ अवामी लीडर बनने में मरियम नवाज जो है वो मसरूफ हैं। सियासतदानों की ये मुनाफकत कब तक चलती रहेगी? एक दफा अवामी की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रोटोकॉल है। जब तक दुनिया कायम है सियासतदानों की मुनाफकत चलेगी। सियासत इज सिनोनिमस विद मुनाफकत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बहरहाल जो ये भी आप बात कर रही हैं कि ये हादसा हुआ है मोटरकेड के अंदर, सबसे पहले तो लेट्स नॉट बी जजमेंटल एंड प्लीज़ माजरत के साथ मैं किसी की जो है ना साइड नहीं ले रहा या मैं पार्टिजान नहीं होना चाह रहा। कबल वक्त उसको कत्ल कह देना या ये कह देना कि गाड़ी से कत्ल हो गया, क्योंकि मैं ये डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो ये सारी की सारी ट्वीट्स वगैरह उसी सर्व के अंदर जा रही थी। एक हादसा भी हो सकता है, वी स्टिल डोंट नो कि हुआ क्या है, वो सामने आ गया। और फिर दूसरा, जब आपको पता है इस किस्म के VIPs मूव कर रहे होते हैं तो हमेशा ये खदशा होता है कि कोई सुसाइड बॉम्बर आके जो है ना वो ना अटैक कर दे। तो जाहिर है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर डिफरेंट एंड देन थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये कह देना कि कत्ल कर दिया हुआ और उनकी गाड़ी ने उड़ा दिया और गरीब आवाम को कुचल दिया, प्लीज़ लेट्स टेक अ ब्रेथ एंड लेट्स सी कि हुआ क्या है। और इसको कत्ल कहने के बजाय अगर हम इसको हादसा कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये तो होगी पहली बात। तो दूसरी बात, वो जो आप कह रही हैं मैडम, हम तो अब कब से रो रहे हैं। देखें, बात वही है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तराश करूँ कि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब आप करा लें इंक्वायरियाँ कि किसने मारा, कैसे मारा, स्पीड में था नहीं था। वो अभी आप देखिएगा कि मीडिया के ऊपर ये चलना शुरू हो जाएगा कि वो लड़का जो है अपनी सेंसेस के अंदर ही नहीं था जिस वक्त सड़क के ऊपर आया। तो आप उसके अंदर से राय का पहाड़ बनाना चाहें बना लें। असल ये चीज़ें नहीं हैं जिनके ऊपर कौम का फोकस होना चाहिए या मीडिया का उस तरह फोकस होना चाहिए। ये एक हादसा है, हुआ, निकल गए आगे। बहुत बड़ा हादसा होगा यकीनन, जो उनके लवाहिकीन हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा सानिया है, उससे कम नहीं है। वी एज अ नेशन स्टैंड विद देम। But again, let's revisit the entire incident and let's see what has happened. That is one. कि हम बहसीत लेकिन सलमान साहब, हम मुनाफकत की बात करें, अगर यही हादसा इलेक्शन से कुछ दिन पहले आता तो क्या मरियम नवाज वहां पे ना जाती, उनकी पूरी पार्टी वहां पे जाती? लेकिन अभी आपने खुद एग्री किया कि कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आ जाएगी। डिफरेंट होती हैं इलेक्शन से पहले, पॉलिटिशियंस डिफरेंट होते हैं। अब सफीना इज सिटिंग देयर इन इंग्लैंड, उनको भी पता होगा इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा ही होता है। ये कोई नया फेस नहीं है एंड दैट इज व्हाई पॉलिटिशियंस ग्लोबली आर बैश्ड फॉर हैविंग टू फेसेस। ये वो नहीं है मसला अगेन वही है कि हम बहैसियत कौम इन चीज़ों की तरफ क्यों फोकस करते हैं, वही कि क्योंकि हमने टारगेट किया हुआ है कि हमने एक शख्स को हर हाल में बुरा कहना है, उसका हादसा भी हमने कत्ल कहना है, उसकी ठीक चीज़ को भी हमने क्रिटिसाइज करना है। लेट देम हैव अ ब्रीदिंग स्पेस। सही सलमान साहब, आपने कहा कि सफीना वहां पे भी ऐसे होता है। सफीना का पॉइंट ले लेते हैं। सफीना, क्या यूके में उनके सियासतदान भी ऐसे करते हैं, गाड़ियों के नीचे आवाम को रोनते हैं? बिल्कुल, मैं उसके हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं फेस बिफोर इलेक्शन एंड फेस आफ्टर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये जो गाड़ी का हादसा हुआ ये तो वन ऑफ एक चीज़ है। जी सफीना। नहीं, हमारे इंग्लैंड में जो जमहूरियत है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं ये करूंगा और वो डिलीवर नहीं कर पाता तो उसको रिजाइन देना पड़ता है, वो घर जाता है। यहाँ यूके में ऐसा हैवी प्रोटोकॉल नहीं होता कि लोगों को रोनते हुए चले जाए। यहाँ पर MP जो है, जिनको हम सुल्तान बना के पेश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और CM की क्या बात होगी, यहाँ वो भी अकेला घूमता है, किसी भी फंक्शन में जाता है, उसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। पाकिस्तान में एक आम शख्स साइकिल पे फिर रहा होता है, बाइक पे फिर रहा होता है, गाड़ी में फिर रहा होता है, जो ही वो पार्लियामेंटेरियन बन जाता है, कोई उसके साथ MP MNA लग जाता है, वो उसके साथ हैवी प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, उसकी जान को खतरे शुरू हो जाते हैं, सुसाइड बम्बर आ जाते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, उनके प्रोटोकॉल से एक नौजवान, आप लोगों को एहसास नहीं होगा, मेरा 23 साल का बेटा है, मेरे लिए तो वो एक बच्चा है जिसकी जान गई है। उसकी वालदा रो रो के कह रही है, उसका चचा बता रहा है कि प्रोटोकॉल की वजह से उसकी जान गई है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर अपना एटीट्यूड जो उनका पहले और होता था बाद में कुछ और है, तो डेफिनेटली उनको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही अगर इमरान खान के साथ किसी उसके प्रोटोकॉल के बंदे की वजह से होता तो हम उनको भी वैसे ही क्रिटिसिज्म करते। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ ये हुआ है, इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जा रहे थे एंड इट हैपेंड। जी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमने अगर उनको क्रिटिसाइज किया तो हम सिर्फ मरियम नवाज को, क्योंकि शायद वो हमें अच्छी लगती है, शायद वो खातून है, मैं उनको इस वजह से माफ नहीं कर सकती। अगर कुछ उनकी वजह से गलत हुआ है तो मुझे उनको क्रिटिसाइज करना है और जायज क्रिटिसाइज करना है, सिर्फ इसलिए नहीं करना कि सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। सही। उमर, आपकी तरफ आऊंगी इसी वाकये के हवाले से। पंजाब हुकूमत का कोई रद्द अमल आया है सारे वाकये के ऊपर? जी, रद्द-ए-अमल आया है और इस सिलसिले में जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं, तर्जुमान भी हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, उनके मुताबिक नोटिस ले लिया गया है और मुकदमे के इंदराज के हवाले से सारा कुछ है। इस हद तक की बात ठीक है कि हादसा हो भी जाता है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि नेग्लिजेंस किसकी है, थोड़ा सा देख लें। एक तो देखें ना कि CM गाड़ी नहीं चला रही थी
और चूंकि जब सीएम का प्रोटोकॉल मूव कर रहा था तो जरूरी नहीं था सीएम उस वक्त वहां पे हो, चूंकि ये देखना पड़ेगा कि सीएम उस वक्त बाकायदा नारोवाल में थी या अभी उनकी वो गाड़ियां मूव कर रही थी, हादसा हुआ। हादसे को हम कोई उसको ये नहीं कह रहे ठीक हो गया, अफसोसनाक आ गया, किसी भी इंसान की जान जाना बहुत तकलीफ दे है, अल्लाह ताला हर किसी को सलामत रखे। लेकिन उसमें ये हो सकता है, लेकिन एक चीज उसमें जो सब आप भी इशारा कर रहे हैं वो मेरी भी राय है कि मरियम साहबा वहां पे थी, उनको खबर भी मिल चुकी थी और अज़मा बुखारी साहबा ने इस दौरान हमें बता भी दिया था कि नोटिस ले लिया गया, तो उनको उनके घर जाना चाहिए था और उन कहना चाहिए था कि बिल्कुल मैं जो मेरे एंड पे है, जो गवर्नमेंट को रोल प्ले करना है वो गवर्नमेंट करेगी। ज़ाहिर है उनका मुकदमा दर्ज हो सकता है या उनको कोई फाइनेंशियल एड या कॉम्पनसेशन जो उनको दी जा सकती है वो देनी चाहिए थी, लेकिन ना जाके कोई अच्छा जेस्चर नहीं दिया गया। अब आप क्या करेंगे, आप मीडिया जिस तरह शोर मचा रहा है, शोर मचाएगा, अब वहां पे चले जाएंगे या उनको बुला लेंगे, इस हद तक ठीक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी उसको हमें वेट कर लेना चाहिए। ये बात दुरुस्त है सलमान साहब की कि कत्ल कह लेना ये मुनासिब नहीं है। कोई इंसान भी, आप या मैं, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ना करे मेरी गाड़ी के साथ कोई इंसान लगे या आपकी गाड़ी के साथ लगे, हादसा हो सकता है। हाँ, ये हम ये जरूर कह सकते हैं सही, हादसा हो सकता है। इतनी जल्दी जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। बशारत राजा साहब, मिशाल यूसुफजई का मामला आजकल काफी हाईलाइट हो रहा है, क्या कहेंगे? केपी मेरिट में जो हुकूमती ओहदों की बंदरबाट की जा रही है, पॉलिसियों पर दूसरों की तो तनकीद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उनके अपने सूबे में यही सब हो रहा है, क्यों तजाद देख रहे हैं पीटीआई की इस बयानिए में? यानी मिशाल यूसुफजई को मैं पिछले कोई 1.5-2 साल से जानता हूँ कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब खान साहब पेश होते थे तो उनके साथ साथ होती थी। फिर ये वकील, ये इतनी अच्छी वकील नहीं है, कहने को तो वकील हैं लेकिन इतनी अच्छी वकील नहीं। हाँ, जो ये बहुत अच्छी और बेहतरीन इन्होंने करके दिखाई है, ये बहुत अच्छी खुशामदी बहुत अच्छी है, तमल की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये कामयाबी के उस जीने पर इस वक्त खड़ी हैं जहाँ पर बाकी कोई ग्रास रूट लेवल से कोई नहीं जाता मेहनत करके। ये पाकिस्तान में खुशामद के जो जितनी अच्छी खुशामद करता है, जो जितनी अच्छी तमल के होता है, वो बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुँचता है। जिस तरह उमरदराज गोंदल साहब बात कर रहे थे मरीम नवाज़ के हवाले से, यहाँ पर बात रवैये की होती है। ये जो जिस तरह शरीफ ख़ानदान के हवाले से पीर पगाड़ा साहब फरमाया करते थे कि ये जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं और जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये गला पकड़ते हैं। ठीक है, वो कत्ल हो गया, ये हादसा है, जो कुछ भी है, लेकिन उनका रवैया ये इस दुरुस्त नहीं था कि उन्हें उनके घर जाना चाहिए था। और ये रही बात इस मिशाल यूसुफजई की, तो मैं समझता हूँ कि मिशाल यूसुफजई को वो चीज़ देखनी चाहिए जिस तरह इमरान खान कहते होते हैं कि मैं जो पार्टी चेयरमैन है इनके, जो सबक वज़ीर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने बनाई, वो कहते हैं कि हम सादगी को फ़रोग देंगे। मिशाल यूसुफजई 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की गाड़ी में सफ़र नहीं करेगी, तो ममता बनर्जी को देख ले, जो बंगाल की, जो पूरा हिंदुस्तान से दीदी जी कहता है, वो उसे देख ले कि वो 2-4 से सूत के कपड़े रखे हुए, वो आज भी एक पुरानी गाड़ी में सफ़र करती है और एक लॉन्ग टर्म से। मरियम नवाज भी 700-800 का लोन का सूट लेकर वो भी पहनती हैं। मरियम नवाज भी तो 700-800, वो तो पता नहीं कौन से कहाँ से लेती है, पूरी कौम पूछ रही है। वो उमरदराज गोंदल साहब बता दे या उज़मा बुखारी बता दे कि यार कहीं से वो कपड़े पूरी कौम पूछ रही है। 700-800 के कपड़ों को लेकर कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं है। आप जिस तरह एक दो मिसाल के बारे में कह रहे थे, ये बात गोंदल साहब, मैं ये बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने गुफ्तगू की है उनके बारे में, मेहनत की है उन्होंने। कल को आप भी मुर्तजा सोलंकी की तरह मेहनत करके वजीर बन जाएंगे, कल आपको भी मोहसिन नकवी की तरह हम आपके बारे में बैठ के ऐसी बातें करेंगे। अल्लाह ना करे यार, मैं मोहसिन नकवी की तरह वजीर नहीं बनना चाहता, ना मैं मुर्तजा सोलंकी की तरह वजीर बनना चाहता हूँ। मैं तमलकी नहीं हूँ, हक बात कहने का आदी हूँ, सच बात कहने का आदी हूँ यार। ऐसी बात मैं कभी नहीं करूंगा कि किसी के मैं अपने कमीज के पल्लू से उसकी नाक साफ करके मैं किसी ओहदे पर बैठूं। ये अल्लाह ताला मुझे ऐसा ना करे यार, मैं ना इस तरह। सही सफीना, मिशाल यूसुफजई के मामले पे आप क्या कहेंगे? खातून साफी का नंबर भी उन्होंने पब्लिक कर दिया, इल्जामात भी लगाए जो कि स्क्रीनशॉट से कहीं से वाजे नहीं हो रहे कि ये इल्जामात सच हैं। एनी देखो, ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, ये मैं इनको सोशल मीडिया की पॉलिटिकल पार्टी की तरह एटीट्यूड मैच्योरिटी की तरफ जाता हुआ देख रही हूँ। पीटीआई के अंदर हर वो शख्स जो एक डायलॉग बोलता है वो हीरो बन जाता है, इनके अंदर मैच्योरिटी लैक कर रही है। मिशाल जो है, इसको हमने देखा था एक दफा ये चीफ जस्टिस ने झटक दिया था तो वो हीरोइन बन गई, उनको लगा कि ये सबसे ज्यादा जुल्म हो गया, अब ये हीरोइन बन गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने जो मैच्योर, जो ग्राउंड लेवल के कारकुनान हैं जिन्होंने असल में मारे खाई हैं, उनको इग्नोर करके सिर्फ टिकटॉक की लाइफ
टिकटॉक की लाइमलाइट अगर दिखाकर आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो टिकटॉक या सोशल मीडिया की दुनिया असल दुनिया नहीं है। और एक फोन आपसे ले लिया जाए, सोशल मीडिया बंद हो जाए तो दैट्स मीन आपकी सब कुछ खत्म हो गया है। तो ग्राउंड के ऊपर रहें और असल ग्राउंड के ऊपर रहें, वहां पर लोगों की बात सुने। मिसाल यूसुफजई 1,70,00,000 की गाड़ी लेकर उसने क्या करना था, पहले मुझे ये बताया। फिर जो जस्टिफाई किया जा रहा है कि मुस्तरद कर दी वो समरी, मतलब थी, भेजी गई, प्रेशर पड़ा, वापस लेनी पड़ी। तो आप मरियम नवाज को किस चीज के ताने देते हैं? आपके तमाम बड़े लोग कहते हैं मरियम वजीर आला जो है वो टिकटॉकर वजीर आला है। तो आपकी अपनी हुकूमत क्या कर रही है केपीकी के अंदर? एक ऐसी लड़की, मैं उसको देने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, सहाफियों के नंबर वो कर रही है कि ये मुझसे पैसे मांग रही है। आप बजाय इससे कि अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठाता है आप उनको बैश कर रहे हैं कि ये हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और उसके प्रूफ भी नहीं दे रहे। और फिर ये भी तो देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझना होगा कि आपसे हर कोई नहीं डर सकता। अगर आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया से लाइक्स और आरटी से ही सारी दुनिया चलती है तो फिर तो पूरी दुनिया की हुकूमतें सही सफीना पॉइंट आपका आ गया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन हमारा खैर तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।